हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारी उत्तीर्ण सीरीज़ से ये आज हमारी 4th क्लास है। ये सीरीज़ हमारी बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से जो है वो मैं कवर करवाने वाली हूँ, जिसमें हम लाइन टू लाइन जो है वो सभी तथ्यों को हाईलाइट करेंगे। इससे पहले हम जो है वो भूमिका को कर चुके हैं। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य पर हम बात कर चुके हैं। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं आज हम यहाँ से जो है इसको करने वाले हैं। पार्ट में मैं आपको जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ये मैं दूंगी, जिसमें मैं बच्चन की पुस्तक को पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। अपभ्रंश और हिंदी, चलिए करते हैं शुरुआत। कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के इतिहास के विकास का इतिहास है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में हुआ चुका, लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नैर्तन्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात ही की जाती है। उसके इस छनने और बनने से पिछले युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृति तथा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इस मतभेदों की 3 कोटियां हैं। अब हमें बताना है ये 3 कोटियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कोटि बोला अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। आपके राहुल गुलेरी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आपके रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो हैं आपके, ये भी बच्चे लिख लेंगे क्लास वाले, कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले आपके राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आते हैं। अपभ्रंश हिंदी नहीं, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी मत के पक्षधर हैं। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश जो है इसको हिंदी नहीं माना है। ठीक है, और बोला है कि फिर भी परवर्ती जो अपभ्रंश है ये पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही विकास है। ठीक है, इसके निकट है। इस मत के जो समर्थक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि नहीं मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कि क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की थी। तो आप मुझे ऑप्शन में लिख के बताएंगे कि मैंने आज क्लास में भी आपको बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कौन सी है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ाकर आई हूँ। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे, है ना, और आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, अब इन लेखों को पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है। कौन सी शताब्दी से, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे कि जो आपका अपभ्रंश है, अपभ्रंश का स्वर्ण युग भी बोल सकते हैं, और अपभ्रंश की प्रधानता कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी तक रही है। ठीक है, तो विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता जो है बोला वो रही है।
और फिर वे पुरानी हिंदी में परिणित हो गई है। विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही व्यक्ति है वे और कई काम देने लगी हैं। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं, अच्छा मैंने बताया नहीं कि क्लास वाले बच्चे ये भी लिखेंगे कि चंद्रदशमा गुलेरी ने सन 1921 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की थी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पुरानी आगे चलकर भी पुनः कहते हैं पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको लिखना है कि पुरानी अपभ्रंश जो है वो किस किस से मिलती है। बोला पुरानी अपभ्रंश जो है आपकी ये संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से, किससे? पिछली पुरानी हिंदी से मिलती है। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं, ये पॉइंट भी आपको लिखना है। गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। अब यहाँ पर आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे कि साहित्यिक अपभ्रंश यानी कि पुरानी हिंदी को साहित्यिक अपभ्रंश किसने कहा है? ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि ये जो पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, ये चंद्रदशमा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा है। ये क्लास वाले बच्चों को लिखना है। ठीक है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने मुझे बताना है कि अपभ्रंश ये जो है तो पुरानी हिंदी को साहित्यिक अपभ्रंश किसने कहा है, इंपॉर्टेंट है आपका कथन। ठीक है, बोला बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा। गुलेरी ने अपने निबंध में हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लिखित दोहा तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन जो है वो किया है। ये भी क्लास वाले बच्चे नोट कर लेंगे कि गुलेरी जी ने अपने निबंधों में किस किस के दोहों और प्रबंध किस किस के दोहों को संग्रहित किया है। तो बोला हेमचंद्र के व्याकरण में उल्लिखित जो दोहे तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन जो है इन्होंने किया है, यानी कि प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध और हेमचंद्र। ठीक है, आगे है कि उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थी। 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बोधगान ओ दोहा भी उनके देखने में नहीं आया था। ठीक है, ये भी अभी नेट के एग्ज़ाम में आया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आती हैं हर एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोलो 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बोधगान ओ दोहा का प्रकाशन वर्ष जो है ये आपने याद रखना है कि 1916 जो है ये किसने बताया है? ये आपके बच्चन जी के द्वारा बताया गया है। भी उनके देखने में नहीं आया था, इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना है, आपको नोट करना है। जो नोट कर रहे हैं, जिनके पास बुक है वहीं से इसको हाईलाइट कर लेंगे कि इतिहास के ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्यों के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत भाष हिंदी कहते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहाँ पर? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है कि एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय 1050 ईस्वी में पाते हैं, तो दूसरी ओर वे बौद्ध और सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में भी विशेष रूप से सिद्ध कण्हप्पा का नाम लेते हैं। भैया याद रखना है आपने कि इन्होंने विशेष रूप से किसका नाम लिया है? सिद्ध कण्हप्पा का, यानी कण्हप्पा का नाम इन्होंने लिखा है। उन्होंने स्वयं कण्हप्पा का समय जो है वो संवत 900 के उपरांत जो है वो बताया है। राहुल सांस्कृत्यायन का काव्य धारा, ये भी अभी पेपर में आया था,
1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है सुबंत तिड़ंत या शब्द रूप और धातु रूप की शैली में दोनों ही ने संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा है और अपभ्रंश का भी नहीं। यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने नए सुबंतों तिड़ंतों की सृष्टि की है। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तथा भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जत्यात्मक यानी कि गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल जो है वो रख देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। ठीक है, मानने वालों में हमने बोला है राहुल संस्कृत्यायन, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आपके रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। नहीं मानने वालों में आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। हजारी कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत बोला जो भी रचनाएं आती हैं उन रचनाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 2 श्रेणियों में बांटा है। 2 श्रेणियां ये लिखनी है आपने। 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? जैन प्रभाव उत्पन्न परिनिश्चित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरा मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। यानी कि जो जैनों के प्रभाव से परिनिश्चित साहित्य की जो अपभ्रंश की भाषाएं हैं, एक तो इन्होंने आदिकाल की श्रेणी में हजारी ने वो रखी हैं और दूसरी मूल रूप से अत्यंत भिन्न हुई लोक भाषा की रचनाएं रखी हैं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा प्राकृत पेंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद जो हैं वो आते हैं। यानी कि जैन प्रभाव उत्पन्न परिनिश्चित साहित्यिक अपभ्रंश में कौन कौन आते हैं आपके? तो बोला हेमचंद का व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक प्राकृत पेंगलम में उद्धरित लोक भाषा के छंद जो हैं ये आपके प्रथम में आते हैं। प्रथम क्या था? जैन प्रभाव उत्पन्न परिनिश्चित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं। ठीक है, तो प्रथम में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रखी हैं? ये हजारी के द्वारा है। ठीक है, दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिश्चित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। संदेश रासक की गणना वे परिनिश्चित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्तिलता के अबहट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। कथन किसका है? बच्चन का। कि कीर्तिलता के अबहट का व्याकरणिक ढांचा कैसा है ये लिख लेना आप। ठीक है, अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं को जिसे द्विवेदी जी परिनिश्चित अपभ्रंश कहते हैं प्रस्ताविकी में डाल दिया गया है। इसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। वैसे तो देखो सिद्धों की भाषा जो है वो सांध्या भाषा कही जाती है, पर शुक्ल ने सिद्धों की उद्गृत जो सिद्धों की रचनाएं हैं उनकी जो भाषा मानी है वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा को माना है। ये तो स्पष्ट है कि सिद्ध कण्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। ये याद रखना है। ये कण्हप्पा के लिए कहा है बच्चन सिंह ने, क्या कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी हिंदी मिली हुई है। ये कण्हप्पा के लिए कहा है। ठीक है, किसने कहा है? आपके बच्चन सिंह ने। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। जो बोला साखी की भाषा तो खड़ी राजस्थानी मिश्रित सामान्य सुधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बंगला साहित्य के इतिहास में अबहट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धों नाथों का प्रभुत्व प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से
नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हैं इन्होंने भी नहीं माना है। ठीक है, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। वे भाषा वैज्ञानिकों की चिर परिचित अवधारणा को ही संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है, आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की सुगम नसेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है। ये कथन याद रखना है, रामविलास शर्मा ने किशोरीदास वाजपेयी के उल्लेख करते हुए यानी कि उनके संबंध में कहा है, और कथन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला, किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से ये रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान, नए मार्ग की खोज और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। फिर साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम जो है वो आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें आपका जो विषय है वो यही रहेगा, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।